क्वेश्चन नंबर 6 दे रखा है e⁻x का आपको इंटीग्रेशन निकालना है 4 to 5। e⁻x का अगर आप ग्राफ बनाओगे तो वैसा बनता है। इसका ग्राफ आपको जब आप बुक फर्स्ट के अंदर डेरिवेटिव का चैप्टर पढ़ोगे ना, उसके अंदर आपको देखने को मिलेगा इसका ग्राफ ऐसा बनता है, ठीक है ना। ये एक पॉइंट होता है 0,1 उससे होकर गुजरता है। ये सब के बारे में डिस्कशन डेरिवेटिव वाले चैप्टर्स के अंदर है। और जब मैं e⁻x वगैरह इन सब फंक्शंस को पढ़ाता हूँ, मतलब ये सारे फंक्शंस आपको वैसे डेरिवेटिव चैप्टर के अंदर पढ़ने को मिलते हैं जो बुक नंबर 1 है, ठीक है ना। लेकिन इन फंक्शंस को मैंने चैप्टर 1 के अंदर जो रिलेशन फंक्शन का चैप्टर उसके अंदर भी पढ़ा रखा है। तो मैंने सारे पॉइंट से गुजरते हैं ग्राफ क्यों गुजरते हैं वो सारे डिस्कशन मैंने कर रखे हैं, ठीक है ना। उन सब पे हमारे को ज़्यादा डिस्कशन नहीं करना, मोटा मोटा हम इंटीग्रेशन पर डिस्कशन करें तो बेसिकली कह रहा है कि आपको बताना है कि 4 से 5 तो यहाँ पे होगा कोई 0.4, यहाँ पे 5 पॉइंट होगा, ठीक है ना। इससे इस बीच के बीच में मिलेगा होगा कुछ एरिया। सो वो आपसे डिमांड कर रहा है तो वो हमारे को निकालना है, ठीक है ना। ज़्यादा हमारे को और चीज़ों में नहीं घुसना, हमारे को इंटीग्रेशन पे रुकना है, ठीक है ना। सो हम बोलेंगे भाई ठीक है निकालते हैं एरिया। सो निकालना तो बहुत आसान है। e⁻x का जो इंटीग्रेशन e⁻x ही होता है, उसमें फिर 5 एंड 4 ये डालना है। सो पहले 5 डाल देना है, फिर माइनस e⁻4 डाल देना, ठीक है ना। इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन आप बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो, e⁻4 कॉमन ले सकते हो, यहाँ बचेगा e-1, समझ गए ना। वो जैसे पावर कॉमन लिया जाता है वैसे मैंने कॉमन लिया, ठीक है ना आंसर। ठीक है आगे बढ़ते हैं 7, समझ में आ गया ना। इसको एक बार दोबारा बताएं, जैसे 2⁵ माइनस 2⁵4 है तो 2⁵4 कॉमन ले सकता हूँ मैं यहाँ पे, तो 2 - 1 बचेगा वैसे वो ई कॉमन लिया, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है, क्या है 10x 0 to π/4, 0 to π/4, ठीक है ना। अब 10x को भी हम बना सकते हैं, इसका ग्राफ हमारे को पता है। पता नहीं कितने बच्चों ने आपने ग्राफ बहुत अच्छे से पढ़ा है, पर इसका मैं ग्राफ बताऊँ बहुत अच्छा होगा कि आपको ये खुद से याद आ जाए ग्राफ ऐसे बनते हैं, ठीक ना। 10x का ग्राफ ऐसा होता था। तो 10x का अगर आप ग्राफ बनाते हो तो वो ऐसा बनता है। पहले तो आपको याद होगा 10x जो होता है वो 90 पे होता है, 90 जो होता है ना 90 पे नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है ना। तो 90 पे हम ऐसे ये मार देते हैं, ऐसे डॉट 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 मार देते हैं कि भाई 90 पे हमारे पास आंसर नहीं होता 10x का, डॉट 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 मार देते हैं, ठीक है ना। और ऐसे -90 पे भी होता है, -90 पे भी हमारे पास, कैसे लिख रहा हूँ मैं, -90 पे भी हमारे पास आंसर नहीं होता, मतलब समझ गए माइनस क्या लिखा है मैंने, ये -90 पे भी हमारे पास, -90 पे भी हमारे पास आंसर नहीं होता और हम उस पर वैसे डॉट डॉट मार देते हैं। ये सब आपने देखा होगा 11th क्लास के अंदर, वो डॉट डॉट मारते थे कि यहाँ पे हमारे पास आंसर्स नहीं होते और हम बोलेंगे ग्राफ कैसा होता है, ग्राफ ऐसा होता है इसका, ऐसे जाता है। आपने देखा होगा ऐसे करके कुछ कुछ ऐसे जाता है, ठीक है ना 10x ग्राफ, ठीक है। अब वो आपसे डिमांड कर रहा है, कह रहा है कि भाई मेरे को तो भाई आंसर चाहिए 0 से लेकर, ये जो 0 है यहाँ से लेकर π/4 यहाँ तक का। तो बोलेंगे 0 से π/4 के बीच में आएगा भाई कुछ एरिया, सब बोलेंगे ये तो मैं निकाल सकता हूँ। अगर ये मेरे से पाई तक जाने के बारे में बात करता ना, 0 से पाई के बारे में, तो यहाँ पे फिर मेरा एरिया ओपन एरिया हो जाता, समझ गए ना। क्योंकि ये ग्राफ कभी इस लाइन से टच नहीं करेगा, मतलब इससे दूर रहेगा, क्योंकि यहाँ पे नॉट डिफाइंड है ना। तो ये ग्राफ 90 तक कभी जाता ही नहीं है, उसको टच ही नहीं करता, मतलब टच करने का मतलब वहाँ पे उसने एक वैल्यू दे दिया, वो सब होता नहीं है, वहाँ पे नॉट डिफाइंड है, समझ गए ना मेरी बातें। तो मतलब 90 तक कहता तो मैं नहीं दे पाता, लेकिन π/4 तक मारे हैं, यहाँ पे तो एक क्लोज एरिया बनेगा, तो वो तो दिया जा सकता है, समझ गए ना। तो हम बोले कि हाँ ये निकल जाएगा, ये निकाला जा सकता है। ड्राइंग बनाने से थोड़ा सा मतलब समझ में आता है क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है ना। तो बोले ठीक है निकाल लेते हैं। तो 10x का आ जाएगा sec²x, इंटीग्रेशन क्या है डेरिवेटिव तो ये इंटीग्रेशन, तो 10x का इंटीग्रेशन आएगा आपका log sec(x), मॉड के अंदर sec(x), तो इंटीग्रेशन बहुत अच्छे से पक्के होने चाहिए, ठीक है ना। फिर आप बोलेंगे इसके अंदर मैं सीधा लिमिट्स डाल दूंगा, log sec π/4 माइनस log sec 0, sec π/4 का जो आपका आंसर आएगा, जो cos का आता है π/4 उसका उल्टा 1/√2 आता है, cos का उसका √2 आएगा, तो log √2 आएगा। और मॉड का मतलब होता है अंदर जो आएगा पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, पॉजिटिव निकलेगा बाहर, तो वो अंदर तो √2 आ रहा है तो वो पॉजिटिव आ रहा है तो y/√2 लिख दो बस। मॉड का पर्पज़ ही तो ये होता है कि अंदर जो पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, जो भी आएगा पॉजिटिव या नेगेटिव बाहर पॉजिटिव बन के निकलेगा, तो अंदर √2 निकल के आ रहा है फाइनल log sec π/4 का आंसर। तो बस फिर हम √2 लिख दो, मॉड का मकसद पूरा हो गया,
उसका मकसद था कि पॉजिटिव वैल्यू निकाल के देना, तो निकल गई पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है ना। लॉग सेक जीरो का आंसर कॉस जीरो का आंसर को उल्टा, कॉस जीरो पे आंसर आता है 1 और ठीक है 1, तो इसका आंसर आ जाएगा लॉग √2/1 जो कि √2 हो गया बस। क्या निकाला अभी मैंने ये, एक तो ई वाले का आंसर 7वां और छठे का मेरा आंसर आया है ये, इसे तो मैच कर रहा है 8⁴ ये, और उसका 1/2 log 2, 1/2 log 2 ऐसे आ जाएगा। आप क्या करो, इसको ऐसे करो log 2, इसको ये रूट को 1/2 लिखते हैं, फिर वो log की प्रॉपर्टी पावर आगे आ जाती है, सो ये फिर log 2 हो जाएगा। ऐसे कम किताब वो करती है, ठीक है ना। हम मतलब बच्चे पागल ही हो जाते हैं, अरे ये क्या हो गया, मेरा आंसर तो मैच ही नहीं कर रहा, तो किताब थोड़ी छिड़खानियाँ कर देती है, मतलब बच्चों को परेशान करने की कोशिश करती है, समझो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो ये रहा 8वां, कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, कह रहा है π/4 π/6। अब यार cosec x का होता है log मॉड के अंदर cosec x माइनस cot x, एक बार कंफर्म कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को थोड़ा सा डाउट है। हाँ ठीक है, log cosec x माइनस cot x, ये होता है इसका cosec x का इंटीग्रेशन, ठीक है ना। और इसके अंदर हमारे को इसकी वैल्यूज़ डालनी है। ये सब आप मैंने कहाँ से कंफर्म किया, जब हमने सब्स्टिट्यूशन का चैप्टर पढ़ा था, तो उस टाइम पे सब्स्टिट्यूशन का एक्सरसाइज किया था 7.2, तो उस टाइम पे ट्रिग्नोमेट्री के सब की इंटीग्रेशन निकाल के दिखाए गए थे, ठीक है ना। तो उसमें से कंफर्म किया मैंने, ठीक है ना, 7.2 में से π/4 π/6, ठीक है। अब अपर लिमिट, सो log cosec π/4 cot π/4 जो भी इसका आंसर आएगा माइनस, फिर लोअर लिमिट π/6 cot π/6, ठीक है ना, मॉड, ठीक है। सो इसका आंसर आ जाएगा log cosec π/4 का आंसर sin π/4 के आंसर का उल्टा 1/√2, सो इसका आंसर आ जाएगा √2 माइनस cot π/4 का आंसर tan π/4 का उल्टा जो कि 1 आ जाएगा, ठीक है ना, माइनस में log cosec π/6 का आंसर, π/6 में 30, cosec 30 का आंसर sin 30 का आंसर का उल्टा, sin 30 का आंसर 1/2, तो इसका आंसर आएगा 2, वो सॉरी 1/2 आता है sin 30 का, तो इसका 2 आएगा, ठीक है ना। माइनस में cot 30 का आंसर tan 30 का उल्टा √3, हाँ 1/√3 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाई देखो मॉड का मकसद क्या होता है कि अंदर जो भी आएगा पॉजिटिव नेगेटिव बाहर पॉजिटिव निकलेगा। √2 का वैल्यू होता है 1.414, 1.4142, ये √2 का वैल्यू होता है। -1 अगर आप करोगे तो पॉजिटिव वैल्यू, तो मतलब ओवरऑल ये पॉजिटिव वैल्यू है। सो मॉड को आप हटा दो, बोल दो कि ये तो पॉजिटिव आ रहा है, तो मतलब पॉजिटिव निकल रहा है, समझ गए ना। अरे आपको समझ में आ रहा होगा। अगर मान लो ये होता 1 माइनस में √2, ये अंदर ये होता 1 माइनस में √2, सो और उसके बाहर फिर मॉड लगा होता, सो मॉड कहता है भी हम तो पॉजिटिव वैल्यू देंगे, तो इसका अंदर का जो आंसर वो नेगेटिव आ रहा है, मॉड उसको पॉजिटिव करता और इसको मॉड √2 -1 कर देता, उल्टा कर देता, समझ गए ना। क्योंकि अंदर की वैल्यू 1 √2 का जो आंसर है, 1 √2 का जो आंसर है वो सेम आंसर पॉजिटिव का आएगा अगर उस चीज़ को आप आगे पीछे कर दोगे, √2 -1 कर दोगे। थोड़ा आपको समझ में आ रहा होगा, मतलब उम्मीद लग रहा बातें समझ में आ रही हो, ठीक है ना। अभी फिलहाल के लिए हम बोलेंगे √2 -1 जो हो रहा है भाई ये तो पॉजिटिव ही दिख दे रहा है, तो रूट हटा दो, बोल दो कि भाई अंदर पॉजिटिव तो निकल रहा, तो रूट समझ गए ना, लॉग हटा दो, अंदर पॉजिटिव ही आ रहा है, समझ। यहाँ पे बोल देंगे लॉग √2 -1, ठीक है ना, माइनस में लॉग, अब बोले 2 माइनस में √3, √3 की जो वैल्यू होती है 1.73 होती है, तो 2 - 1.73 वो भी पॉजिटिव है, तो ये भी हट जाएगा, लॉग 2 माइनस में √3, समझ गए ना। और फिर लॉग की प्रॉपर्टी लगा देंगे, लॉग √2 -1 2 माइनस में √3, हाँ यही कर रखा उसने। और मॉड नहीं लगा रखे उसने, तो मॉड्स कैसे हटाए गए हैं वो मैंने आपको बता दिया। ये सिग्नेचर नहीं है मेरा, ये आंसर लिख रहा हूँ, ठीक है ना, समझ ही नहीं आ रहा होगा लगता कहीं आपको, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 9 वन इंटीग्रेशन ऑफ, कह रहा है
यार ये तो यार मेरा कर सकता था, ये क्यों नहीं किया मैंने। कौशा के भी हमारे को वो पता होते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राफ्स आते हैं, कौशा के ग्राफ्स हमारे को पता होते हैं। ये होता है ना, ये 1 से लेकर -1 जो होता है ना, 1 से -1, इसके बीच में इनके ग्राफ्स नहीं होते, इनके बीच में इनके ग्राफ नहीं होते, इनके ग्राफ इनसे ऊपर ऊपर होते हैं। सो जब आप इसकी बात करोगे ना, क्या बोलते हैं, 90 की बात करोगे, तो 90 पे कौशिक एक का आंसर 1 होता है, और 1 होता है, और इसके ऊपर एक ग्राफ ऐसे जा रहा होता है, ऐसे करके ऐसे जा रहा होता है, ऐसा होता है कुछ कुछ ग्राफ, ठीक है ना, कौशिक एक का ग्राफ, जहाँ तक मेरे को याद है। और ये आपसे डिमांड कर रहा था π/4 से π/4 यहाँ पड़ेगा से π/4 यहाँ पड़ेगा, और π/6 यहाँ 30 यहाँ पड़ेगा, ठीक है ना। तो यहाँ से लेकर, समझ गया आप, मोटा मोटा समझ में आ रहा है आपको, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक के एरिया की डिमांड कर रहा था ये आपसे, और ये हमने इसको निकाल के दिया है। उम्मीद लगा लो समझ में आ रहा है, ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। देन 9th कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 और dx बटे में 1 माइनस में x स्क्वायर, ठीक है ना। हम बोलेंगे तो सीधा सीधा सा इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x, ठीक है ना। सो साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। अब यहाँ पे आप साइन इनवर्स एक्स के ग्राफ मत बनाने लग जाना, साइन इनवर्स एक्स के भी हमारे को ग्राफ आते हैं। हम बोलेंगे भाई क्यों साइन इनवर्स एक्स ग्राफ क्यों नहीं बनाने, क्योंकि ग्राफ इसका बनाना है, इसके ग्राफ के एरिया निकलेगा, और इसका ग्राफ कैसा होगा ये तो मेरे नहीं बता सकता ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगा ना। देखो इसका ग्राफ अगर बनाना है, सो ये जो 1 बटे में √1 माइनस में एक्स स्क्वायर, इसको आपको पूरा वाई पुट करना है, और फिर एक्स की जगह पे कुछ वैल्यू रखते हैं, 0 रखा तो देखा वाई की वैल्यू क्या आई, फिर 1 रखा तो वाई का वैल्यू क्या आया, 2 रखा तो वाई का वैल्यू क्या आया, 3 रखा तो वाई का वैल्यू क्या आया, एक टेबल बनाओ, ठीक है ना, एक्स वाई, फिर क्या क्या रखने में क्या क्या रखने में क्या आया वो सब रखो, उसे फिर ग्राफ पेपर में प्लॉट करो, सो आपको ग्राफ अचीव होगा। अरे वो इतनी मेहनत कौन करेगा भाई, वो सब नहीं करना, मोटा मोटा वो दो चार फंक्शन जिनके हमारे को आते हैं उनके बना लेंगे, और उससे समझ लेंगे बस, समझ गए ना। ये फंक्शन है जिसके हमारे को ग्राफ्स बनाने हैं, और ये नहीं पता हमारे को, ये जो इंटीग्रेशन आता है उसका ग्राफ नहीं चाहिए, समझ गए ना आप, ठीक है। तो साइन इनवर्स एक्स, इसका मेरे को इंटीग्रेशन आता है, और इसमें मेरे को बस लिमिट डाल देनी है फिलहाल के लिए 0 and 1, ठीक है। सो अपर लिमिट पहले साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0, साइन इनवर्स 1 तो बेसिकली मतलब पूरा करके दिखाऊँ तो पूरा ऐसे कर रहा है, साइन इनवर्स, साइन की वैल्यू 1 कहाँ पे आती है वो लिखना, साइन 90 माइनस साइन की वैल्यू 0 कब आती है, तो साइन 0, ठीक है ना। और फिर आपको प्रॉपर काटना है, तो फिर उसके बाद वो π/2 होगा, मतलब ये 0 का तो π/2 आएगा आंसर। ना π/2, ठीक है π/2, किसी और का आंसर पढ़ रहा था मैं, कह रहा कैसे गलत हो गया, ठीक है, तो π/2 आएगा आंसर, ये तो ठीक है, ठीक है, लेकिन उम्मीद लगा रहा हूँ आपको आंसर समझ में आया होगा, मतलब ठीक है। अब मतलब जो आगे मैं फ्यूचर में करूँगा तो मैं इतना नहीं लिखूंगा, मैं सीधा कह दूंगा कि 1 मुझे पता है 90 पे आता है, सो मैं ये सब ना करके सीधा 90 ही लिख दूँगा, आगे मैं थोड़ा ऐसे ही कर दूंगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 10वां दे रहा है, क्या इंटीग्रेशन ऑफ dx बटे में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर 0 to 1, ठीक है। अब मुझे पता है कि इसका जो है सीधा tan इनवर्स एक्स है, ठीक है, और इसमें हम बोलेंगे अपने आप कैसे हिल जाता है यार ये, 0 to 1, ठीक है। सो हम बोलेंगे ये भी बहुत आसान है, 1 माइनस टेन की वैल्यू π/4 45 पे आएगी, वो समझ गए ना ऊपर वाली बात, और 0 पे आएगी, सो π/4, हाँ ये ठीक है। इसका अगले का आंसर यही आ रहा था, मतलब जिसको देख के मैं कंफ्यूज हो गया था। फिर 11वां जो कह रहा है कि आपका ये ठीक है, चलिए उससे होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटीग्रेशन dx दे रखा है ऊपर 2 3 2 ये दे रखा है, ठीक है ना। सो हम बोलेंगे भाई इसमें मेरे को ये करना है, इसको 1 स्क्वायर लिखना पड़ेगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, वो 6 फार्मूलाज लिखवाए थे 1 बटे वाले में, तो ये उससे होगा यार, ये तो इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो आएगा 1/2a 1 में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना, 1/में 2a 1 में 2 × 1 जो कि 2 हो जाएगा, ठीक है ना, लॉग मॉड के अंदर x माइनस में a बट x प्लस में a ही आएगा, x प्लस में a x प्लस 1 आएगा, ठीक है, ये आ गया। फिर इसके अंदर लिमिट्स डालनी है,
समझ गए? क्योंकि मेरे को डायरेक्ट आता, मैंने डायरेक्ट लिख दिया, सीधे लिमिट डाल दी। आप थोड़ा मतलब पहले इंटीग्रेशन अलग से कर लेना, इसको आई लिख देना, ठीक है ना, वैसे कर लेना। उम्मीद लगा रहा हूँ समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। 3 डालो पहले तो, हाफ जो है हाफ को बाहर रख लो, क्योंकि मैंने बोला नंबर्स को बाहर रख लो, लॉग लॉग के अंदर लिमिट डाल दो, ठीक है ना। लॉग 3 माइनस 1 बटे में 3 प्लस 1 माइनस लॉग 2 माइनस 1 बटे में 2 प्लस 1, ठीक है, 1/2, ठीक है, 1/2 लॉग, यह आ जाएगा आपका 2/4, जो कि 1/2 बन जाएगा, माइनस लॉग 1/3। सब पूरा आंसर आ गया आपका हाफ। लॉग 1/2 माइनस लॉग 1/3, जो कि मैं लॉग की प्रॉपर्टी लगा दूंगा, तो लॉग 1/2 बटे में 1/3 हो जाएगा, जो कि बन जाएगा 1/2 लॉग 3/2 हो जाएगा। हाँ ठीक है, ये आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 हुआ अभी, क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स 0 to π/2 dx, ठीक है ना। अब cos स्क्वायर एक्स का ग्राफ बना पाना इजी नहीं है। cos स्क्वायर एक्स का ग्राफ, cos एक्स का हमारे को आता है, नॉर्मल जो फंक्शंस हैं उनके हम बना लेंगे। cos स्क्वायर एक्स का भी बनाना नहीं बनेगा इजी, तो मैं नहीं बना रहा, ठीक है ना। लेकिन होगा इसका कुछ ग्राफ, आप समझ सकते हो, ठीक है ना। और जो भी इसका कुछ ग्राफ होगा उसमें कुछ एरियाज आएंगे, 0 to π/2 की रेंज के बीच में कुछ एरियाज आएंगे, और उन एरियाज का ये मतलब कितना एरिया आएगा वो हमसे डिमांड कर रहा है, ठीक है ना। तो बोलेंगे ये तो यार वही है, मैंने आपको बहुत शुरू की वीडियोस में बताया था, स्क्वायर्स वगैरह के हमारे को इंटीग्रेशन नहीं आते। हाँ, इस स्क्वायर को आप एक तरीके से आप कर सकते हो, एक नया तरीका जो है आपके पास, cos x इंटू cos x करके कुछ आप बाय पार्ट वगैरह लगाने के बारे में सोच सकते हो, अगर करना चाहो तो, ठीक है ना। लेकिन मैंने आपको बहुत शुरू की वीडियोस में बताया था कि ऐसे क्वेश्चन को कैसे करना होता है, आपको cos 2x के फॉर्मूलाज लगा लेने हैं, ठीक है ना। cos 2x माइनस में 2 cos स्क्वायर एक्स -1 होता है, इस पर उसको हाईलाइट कर लो, ठीक है। और हम बोल देते हैं कि भाई जो cos 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, वो cos स्क्वायर एक्स हो जाएगा। तो हमारे जो स्क्वायर वाले होते हैं, उनको हम 2x वाले टाइप में कन्वर्ट कर लेते हैं, क्योंकि 2x वगैरह के हमारे को आते हैं, 2x डिवाइड बाई 2 इंटीग्रेशन हो जाते हैं, तो हम स्क्वायर वालों को ऐसा कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। तो हम बोलते हैं देखो cos स्क्वायर एक्स की जगह पे हम लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x प्लस 1 डिवाइड बाई 2, मतलब इस 2 को बाहर लिख लो, cos 2x प्लस 1 dx 1/2, ठीक है ना। फिर हम बोलते हैं 1/2, इसका हो जाएगा साइन 2x डिवाइड बाई 2 प्लस एक्स। समझ गए ना, अब आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है। और फिर हम बोलेंगे भाई अब आई का जो वैल्यू है उसमें लिमिट्स के साथ अब इसका आंसर दे, तो 1/2 को तो बाहर रख दो, ठीक है ना, और फंक्शन के अंदर लिमिट्स डाल दो, ठीक है। सो पहले π/2, तो साइन 2π/2, ज़्यादा जल्दबाजी नहीं करनी, मतलब आराम से लिमिट डालना, बहुत जल्दबाजी के दिमाग में ही काट दिया वो सब करने में गलती हो जाएगा, ठीक है ना। तो मैं नहीं करता, मैं तो नहीं करता। फिर ये डालने के बाद फिर माइनस लोअर लिमिट विच वॉज 0, साइन 2 0, ये बनेगा 2 से 2 कटने में साइन पाई का आंसर आता है 0, 0 बटे में ये 0, तो आ जाएगा π/2 माइनस साइन 0 को बटे में 0 0 0 ऑल दैट 0, तो π/4 12 π/4, ओके, ठीक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 कहाँ गया, ये रहा, कह रहा है एक्स बटे में x² प्लस 1 इंटीग्रेशन dx, ठीक है ना। ये बहुत आसान है, 2 से 3 कह रहा है, हम बोलेंगे नीचे वाले को टी पुट करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे हो जाएगा 2x dx ऑल इक्वल टू dt हो जाएगा, और पहले इसको आई बोल देंगे, ठीक है ना, क्योंकि ये सब्स्टिट्यूशन लगाना पड़ रहा, थोड़ा बड़ा इंटीग्रेशन होगा, तो वो थोड़ा बड़ा इंटीग्रेशन होगा, इसलिए मैंने पहले उसको आई बोल दिया, ठीक है ना।
और पहले इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन लगा के अलग से ढंग से कर ले रहा हूँ, ठीक है। सो हम बोलेंगे हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन के अंदर डी, अरे यार क्या मेरी क्या आदत हो गई, छोटी छोटी गलती होती रहती है, डी टी बटे में ये हो जाएगा टी, फिर हो जाएगा ये हाफ, ये हो जाएगा आपका लॉग टी, ठीक है ना। फिर हम बोलेंगे अब आई का अगर मैं आंसर निकालूँ तो 1/2, अब मैं क्या करूँगा, ये मॉड होगा, ठीक है ना। अब मैं अपनी लिमिट्स यहाँ पे क्या बोलते हैं, पहले तो उसको टी को कन्वर्ट कर लो 1/2 लॉग मॉड के अंदर x² + 1। अब यहाँ पे हमारे को मॉड लगाने की वैसे ज़रूरत नहीं, क्योंकि वो x² लिखा हुआ है तो पॉजिटिव वैल्यूज ही निकलेगी, लेकिन मतलब नहीं लगाना, कोई हटा सकते हो उसको, ठीक है ना। लॉग ऐसे लिख सकते हो, समझ गए ना, क्योंकि वहाँ पे x² लिखा हुआ है। सो x² लिखा हो तो मैं जो भी x की जगह पे वैल्यू रखूँगा वो पॉजिटिव निकलेगा, उसके साथ +1 हो रहा होगा, तो कोई वैल्यू जो पॉजिटिव निकलेगा उसको 1 प्लस करके वो पॉजिटिव ही रखेगा उसको। सो ओवरऑल मुझे पता है यहाँ पे पॉजिटिव ही जनरेट होगा, सो मॉड लगाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि मॉड का मकसद ये होता है कि अंदर से पॉजिटिव वैल्यूज निकले, तो उस मॉड को लगाने की जरूरत नहीं है, पॉजिटिव निकलेगी, ठीक है ना। सो हम बोलेंगे कि अब यहाँ पे हो जाएगा मतलब अपर लिमिट लोअर लिमिट डालना है तो 3 और 2 डालो, तो लॉग 3 का स्क्वायर +1 माइनस में लॉग 2 का स्क्वायर +1 दैट इज इक्वल्स टू हाफ लॉग 10 प्लस माइनस लॉग 5 हाफ लॉग 2। हाँ ठीक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 दे रखा है 2x + में 3 डिवाइड बाय 5x² + 1। ऊपर एक लीनियर दे रखा है, नीचे क्वाड्रेटिक दे रखा है, एक रैशनल फंक्शन दे रखा है। पहली बार में देखने में लगता है कि इस क्वेश्चन को वैसे ही करना है जैसे मैंने आपको कुछ क्वेश्चन पहले करवाए थे कि भाई नीचे वाले का डेरिवेटिव निकाल के चेक करो पहले, d/dx ऑफ 5x² + 1 क्या आ रहा है। अगर वो ऊपर वाला जैसा नहीं आ रहा तो फिर मैंने क्या बताया था कि वो 2x + 3 = नीचे वाले का जो डेरिवेटिव आता है उसको a से मल्टीप्लाई और b से प्लस करके वो a और b निकालते हैं, याद आ रहा है, वो सारी चीज़ें करते हैं। तो पहली बार में देखने में लगता है क्वेश्चन वैसे करना है, लेकिन मैंने जब वो वाले क्वेश्चन करवाए थे तो मैंने आपको बोला था कि नीचे जब तक x वाला टर्म ना हो, x² है ठीक है, लेकिन x वाला टर्म जब तक ना हो तब तक वो सब मत करना। और यहाँ पे ऐसा ही नीचे x वाला टर्म नहीं है वो, तो मैंने बोलता वो सब मत करना। तब अगर वो x वाला टर्म नहीं होता तो ये नॉर्मली क्वेश्चन ऐसे इसके बट्टे उसके बट्टे करके ही हो जाता है क्वेश्चन। तो मैंने ये सारी बातें बताई थी ना आपको, तो ये वैसे ही वाला है, इसके बट्टे उसके बट्टे करके हो जाएगा, ट्राई करो हो जाएगा, ठीक है ना। सो इसको तो पहले आई बोल दो अपने इसको कि मेरा कुछ आई है, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन मतलब पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल पहले करो, ठीक है ना। सो 2x + 3 बटे में क्या है ये 5x को +1, इसको पहले हम बोलेंगे ये इसको इंटीग्रेशन इंडेफिनेट इंटीग्रल हम पहले कर रहे हैं। सो ये 2x के बटे में से अलग कर दूंगा और +3 के बटे में से अलग कर दूंगा। अभी आपको समझ में आ रहा होगा ना, यहाँ पे से पुट कर दूंगा t, तो हो जाएगा 10x dx = dt, ठीक है। ये मतलब वो 2 से वो कटेगा तो 5 बचेगा, वो 5 1/5 बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dt बटे में t, ठीक है ना। ये बचेगा 1/5 लॉग मॉड के अंदर t। एक आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे अगर मैं करता हूँ तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा, इधर मेरे को क्या करना पड़ेगा प्लस में मतलब इधर करना पड़ेगा इंटीग्रेशन के अंदर 3, ये 3 है बटे में इसको √5x का होल स्क्वायर करना पड़ेगा, ठीक है ना, एन प्लस में 1 का स्क्वायर। यहाँ मुझे पुट करना पड़ेगा √5x को t पुट करना पड़ेगा, ठीक है। सो रूट जो मतलब ये कर सकते हो कि जैसे इसको आप t पुट कर रहे हो तो उसको आप कुछ u पुट कर लो, दो अलग अलग करना है तो, पर वैसे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं, कर लो दोनों को t पुट करके, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो √5 dx = dt हो जाएगा, ठीक है ना। सो हमारे यहाँ पे ये बन जाएगा, क्या बोलते हैं, 3 को बाहर कर लूँगा इंटीग्रेशन के अंदर 1 बटे में, ये √5 बाहर आ जाएगा, ठीक है ना, 3 बटे √5, और ये हो जाएगा आपका क्या बोलते हैं t² प्लस में 1²। अब आपको समझ में आ रहा है, ठीक है ना, dt, ठीक है। हाँ ठीक है, तो इसका तो आ गया आपका 1/5 लॉग मॉड के अंदर t, या ठीक है इसको t लेट करना ही मत, क्योंकि भाई ये एक अलग t है, उसकी वैल्यूज़ अलग है, इस t की वैल्यूज़ कुछ अलग है, और वहाँ जो है वो उसकी वैल्यू वो अलग है, तो इसको कुछ यू बोलना, ट्राई करना इसको यू ही बोलना, बेटर ये रहेगा। इसको कुछ t बोलना तो उसको कुछ u बोलना, बेटर यही रहेगा।
ये बेटर रहेगा, बेटर तो यही रहेगा। सो यू बोलो, ये डी यू आया, डेक्स टू डी यू एंड वी हैव अ यू स्क्वायर, ठीक है ना, हम यू के रिप्लेसमेंट्स मारेंगे, ठीक है। सो प्लस, ठीक है ना, एंड प्लस 3/√5, ठीक है, इंटीग्रेशन। अब क्या बोलते हैं, 1/, वो यू स्क्वायर हो जाएगा 10 इनवर्स यू, ये तो सिंपल 1 में उसका आ जाएगा, ठीक है ना। और फिर अपने रिप्लेसमेंट्स कर देंगे, 1 में 5 लॉग मॉड के अंदर 5x² + 1, यही था, हाँ ठीक है। और प्लस 3/√5, ये हो जाएगा आपका 10 इनवर्स यू की जगह पे आपका ये आएगा √5x, समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और फिर इसकी जगह पे हम लिमिट्स डालेंगे तो हमारा जो आई का आंसर आएगा, 1 डालना और फिर 0 डालना, पहले 1 डालेंगे, 1/5 लॉग, मतलब समझ गए ना, 5 में वही डालूंगा तो 6 हो जाएगा, प्लस 3/√5, वहाँ पे 1 डालूंगा तो 10 इनवर्स √5 हो जाएगा, ठीक है, ये आया। फिर जब 0 डालूंगा तो माइनस में, जहाँ पे 0 डालेगा तो 1/5 लॉग 1 आ जाएगा, ठीक है, मतलब 1 आ गया, समझ गए ना। और मतलब मॉड हटा दूंगा क्योंकि 1 आ गया, मॉड का मकसद होता है अंदर से पॉजिटिव वैल्यू निकालना, अंदर से +1 आया तो बस हटा दो उस मॉड को। यहाँ पे 6 के बाहर वो मॉड लगाने की जरूरत नहीं था, तो यहाँ पे उस 6 के बाहर मैं हटा सकता था, मैंने लिख दिया, कोई बात नहीं, बाद में हटा दूंगा। एंड इन2 में आ रहा है 10 इनवर्स, उसके साथ वो 0 आएगा, सो 10 इनवर्स 5 × 0 वो 0 हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप अगर समझो तो 10 इनवर्स के साथ क्या होगा, वो अंदर वो 0 आएगा, 10 की वैल्यू 0 पे ही 0 आती है, तो वो समझ 10 0, फिर कटने के बाद 0 आएगा तो 0 × ऑल दैट्स वैल्यू, ये सब 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचेगा आपका आई = 1/5 log 6 माइनस में प्लस में 3/√5 ये आंसर, ठीक है। 15 क्वेश्चन में 15 जो दे रखा है वो कहता है कि हाँ इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, कह रहा है x e⁻x, ये ना x² है, e⁻x² dx, मतलब ये तो आसान कर दिया, फिर इसने क्वेश्चन को आसान कर दिया, फिर उसमें पुट कर दूंगा x² को t पुट कर दूंगा, तो हम बोलेंगे, समझ गए ना, मैं आसान कर दिया ये, ऐसा मैंने क्यों बोला, क्योंकि अगर ये बस e⁻x रखता है, x ये हटा देता है, x e⁻x रखता तो मुझे बाय पार्ट लगाना पड़ जाता। अभी इसने आसान कर दिया मेरे लिए क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अभी मैं बोलूँगा तो भाई इसने आसान कर दिया, ये भाई 2x dx = dt हो गया, ठीक है ना। तो इसको आइए बोल दो पहले तो, ठीक है, 2 बाहर आ जाएगा, 2 बाहर 2 बटे में आ जाएगा, में 2 x ख़त्म कर दिया उसने, e⁻t dt हो गया, ठीक है, 1/2 e⁻t ही आ जाएगा, ठीक है ना, ये आंसर आ गया। अब अगर मैं आई का आंसर निकालता हूँ, सो 1/2 का बाहर छोड़ देना, ये आ जाएगा आपका हाफ e⁻x² आ जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। और अब इसके अंदर मैं मतलब 1/2 कुछ बाहर छोड़ के उस फंक्शन के अंदर लिमिट डालूंगा, पहले 1 डालूंगा, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, समझ ना, x² तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, फिर माइनस में e⁻0 का स्क्वायर वो 0 हो जाएगा। अब e⁻1 तो e ही बनेगा, और e⁻0 किसी भी 0 1 बनता है, ठीक है, ये भी आंसर है। 16 क्वेश्चन कह रहा है कि 5² मेरी बुक के अंदर थोड़ा सा मिस प्रिंटर्स ने dx नहीं लिखा वहाँ पे, पर ठीक है, कोई नहीं, ठीक है ना, मतलब ये dx नहीं लिखा है मेरी बुक के अंदर, मिस प्रिंट हो रखा है, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हम बोलेंगे तो भाई करना पड़ेगा, थोड़ा सा पड़ा है इसमें भाई, ये ऊपर क्वाड्रेटिक है नीचे क्वाड्रेटिक है, एंड क्वाड्रेटिक बटे में क्वाड्रेटिक जब हम करेंगे तो क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर हो गया, प्रॉपर में कन्वर्ट करना पड़ेगा पहले तो।
5x² inside, x² plus 4x plus 3 आउटसाइड। तो डिवीजन आप मार्क में जगह थोड़ी कम कर दी, वहाँ पे छोटा छोटा लिखना पड़ा वहाँ पे, ठीक है ना, थोड़ा जगह अच्छे से करना आप। तो फिर इसका आंसर आ जाएगा 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5x² प्लस 5 चौका 20x प्लस 5 से 15 माइनस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, माइनस का 20। ये मैं गलत तो नहीं कर रहा, ये बड़े क्वेश्चन, हाँ ठीक है, इसकी प्रैक्टिस मतलब बहुत टाइम से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करे हैं मैंने भी। मतलब ये डिविजन्स वगैरह ना 9वीं 10वीं क्लास में आती है और वहाँ से भी हटा दी गई है, मतलब 9वीं 10वीं क्लास में भी इसके क्वेश्चन ख़त्म कर दिए गए हैं लगभग। ये तो मेरी भी प्रैक्टिस बहुत छूटी पड़ी है, पता नहीं क्यों उसका सिलेबस कम पे कम किए जा रहे हैं मैथ के अंदर से, पता नहीं क्या क्या मतलब चाहते हैं ये सिलेबस का ना डिज़ाइन करने वाले लोग। छोड़ो, तो हम बोलेंगे ये आ गया मेरा, ठीक ना, मतलब वो क्वाड्रेटिक आ गया, वो लीनियर आ गया। सो अब रुक जाना है, ठीक है ना। और अब हमारे को बोलना है कि हम लिख सकते हैं ये जो है 5x² स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 कैन बी रिटन एज 5 प्लस, अब इसको वैसे तो -20x -15 लिखना है, होल थिंग डिवाइडेड बाय, पर मैंने आपको पहले भी ये चीज़ करवाई थी, इसको माइनस ये लिखने हो जाए। अब उसका माइनस कॉमन निकाल के बाहर कर दो, माइनस में उधर हो जाएगा 20x प्लस का 20x एंड प्लस का 15, चूँकि उसको माइनस कॉमन बाहर आ गया, ठीक है ना। और उसके बटे में आ जाएगा आपका x² प्लस में 4x प्लस में 3, और बोलेंगे इसका इंटीग्रेशन करना, इसका इंटीग्रेशन कर दो dx और इसका इंटीग्रेशन कर दो dx, ठीक है ना। और 5 को तुम्हारे को आते हैं, बस उसका इंटीग्रेशन संभाल लेते हैं। सो 2x 20x प्लस 15 डिवाइडेड बाई x² प्लस 4x प्लस 3 हाँ प्लस 3, जो कि एक प्रॉपर है। इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाला है ये 2 ब्रैकेट में स्प्लिट होगा, साइड में कर दे रहा हूँ। आप एग्जाम में मैंने बताया कि साइड में थोड़ा लाइन खींच के बगल में करके दिखाना क्वेश्चन के साइड में कि आपने कैसे पता लगाया वो सब, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा x² प्लस में 3x प्लस x, हाँ ठीक है, x प्लस 3 सो 20x प्लस 15, एक ब्रैकेट बन रहा है x प्लस 1, एक ब्रैकेट बन रहा है x प्लस 3, और फिर हम बोलेंगे इट कैन बी रिटन एज x प्लस 1 e बटे x प्लस 1 प्लस p बटे x प्लस 3, ठीक है ना। और फिर हम इसको आगे बढ़ाएंगे, तो जैसे हम करते हैं 20x प्लस 15 ऑल इक्वल टू a x प्लस 3 प्लस p x प्लस 1 कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स। ये बड़ा क्वेश्चन है, क्लियर बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है ना। सो बोलेंगे 20 जो है वो इक्वल टू हो जाएगा a प्लस b के, ठीक है ना, और 15 जो है वो इक्वल टू हो जाएगा 3a प्लस में b के, ठीक है ना। डायरेक्ट इस्तेमाल कर दूँ तो 3a प्लस b माइनस माइनस माइनस, सो 2a माइनस का ऑल इक्वल टू 5, सो माइनस का 5 बटे में 2 इक्वल टू a आ गया, ठीक है। और b की वैल्यू मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ, 15 माइनस का 3a ऑल इक्वल टू b हो जाएगा। सो 15 प्लस का 15 बटे 2, 3 पंजे 15 प्लस, हाँ ठीक है, गलती नहीं कर रहा, ठीक है, लग रहा है मैं गलती में 15 दूनी 30 45/2, ये एक्चुअल में कुछ इतना बड़ा है, ठीक है देखते हैं, पर इतना बड़ा आंसर आ भी रहे हैं इसके। क्वेश्चन कौन सा है ये, 16 माइट भी इतना बड़ा होगा, ठीक है, जो आ रहा बांध दो, ठीक है, देखते हैं आगे जाके। 15 दूनी 30 45 डिवाइड बाई, ठीक है, आन दो, ठीक है। फिर हम बोलेंगे हमारा जो आंसर ये आया, इसको हम आगे जाके ऐसे लिख सकते हैं कि 5x² बटे में x² प्लस में 4x प्लस में 3 का इंटीग्रेशन dx इज इक्वल टू द
5 का इंटीग्रेशन डी एक्स। अरे यार ये नहीं, पहले पहले तो उसका तो निकाल लो, पहले उसका निकाल लो, पहले उसका निकालो। 20x+15 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 ऑल इक्वल टू ए के बटे में, मतलब ये आ जाएगा माइनस का 5/2 x+1 प्लस 45/2 x+3 और इसका इंटीग्रेशन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन डी एक्स माइनस का 5/2 लॉग x+1 प्लस का 45/2 लॉग x+3। ठीक है, पूरा उसका इंटीग्रेशन जो था 5x² बटे में x² प्लस 4x प्लस 3 dx, वो था इंटीग्रेशन ऑफ 5 dx माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ 20x प्लस 15 होल थिंग डिवाइड बाई x² प्लस 4x प्लस 3। 5 का इंटीग्रेशन आ जाएगा 5x, ठीक है ना, माइनस में इसके जो आंसर्स आए थे उसको हम लिखेंगे, ये आंसर आए थे, ठीक है ना, लेकिन माइनस लगा हुआ है तो इसके जो आंसर्स, समझ गए ना, ऐसे इसके आंसर्स को समझो, इसके अंदर लिखे पड़े हैं दोनों आंसर्स, और बाहर माइनस है तो आंसर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा आपका प्लस का 5/2 लॉग x+1 और माइनस का 45/2 लॉग x+3। ठीक है, फिर हम बोलेंगे जो मेरा आई का आंसर है, जो मेरा फाइनल जो लिमिट्स के साथ आंसर है, लिमिट थी मेरी 2 and 1, तो पहले मेरे को 2 डालना है, तो 2 डालूंगा तो बन जाएगा 10, समझ गया, मैं डायरेक्ट डालते जा रहा हूँ, इसमें 2 डालूंगा 10 आ जाएगा, और 2 सीधे डालते जाऊँगा, ठीक है ना, और प्लस 5/2 लॉग, इसमें 2 डालूंगा तो ये हो जाएगा आपका 3, मॉड हटा दूंगा क्योंकि समझिए ना, क्योंकि मॉड का मकसद ही क्या होता है, अंदर से पॉजिटिव वैल्यू निकलना, तो अंदर से 3 निकल रहा तो बस वो 3 निकल गया। अगर मान लो यहाँ से माइनस, ये यहाँ पे कुछ ऐसा होता कि x की जगह पे जैसे मैंने ये 2 डाला तो अंदर से -3 आ रहा होता, तो मॉड की वजह से वो -3 की जगह मुझे 3 ही लिखना पड़ता, मॉड की वजह से मैं उसको 3 लिखता, क्योंकि भाई मॉड लगा पड़ा, मॉड कहता है कि अंदर से 3 आएगी -3, लिखोगे आप 3 ही, 3 आएगी -3 आए, मॉड ही कहता है पॉजिटिव वैल्यूज ही निकलेगी बाहर, समझ गए ना, मॉड का मकसद ही होता है। अब हमने निकल तो 3 रहा है तो बस 3 लिख दो, मॉड तो बस पॉजिटिव वैल्यू के लिए क्या आता है, बस तो आ रहा है 3 लिख दिया 3, ठीक है ना। अगर नेगेटिव वैल्यूज होती तो फिर मॉड का कुछ काम होता, लेकिन तो पॉजिटिव वैल्यूज ही निकल रही, फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, माइनस में 45/2 लॉग 2 डालूंगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको क्या करना है, माइनस फिर 1 डालना है, सी हो जाएगा 5 प्लस 5/2 लॉग 2 माइनस 45/2 लॉग 4। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लेके यहीं पे सॉल्व करते हैं इसको। सो यहाँ से इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा, जब ब्रैकेट्स खोलेंगे तो चीज़ साइन चेंजेस होंगे, ठीक है ना। सो ये 10 से 5 माइनस होगा, जो इसका आंसर आ जाएगा 5, ठीक है ना, प्लस में 5/2 लॉग 3 माइनस का 45/2 लॉग 5 माइनस का 5/2 लॉग 2 प्लस का 45/2 लॉग 4। अब इसके बाद हम लॉग की प्रॉपर्टीज़ लगाएंगे। लॉग की प्रॉपर्टी लगाने के लिए मैंने आपको बताया था कि पहले लॉग के आगे कोई नंबर है तो उसको हटाना है, उसको आप पावर में चढ़ा सकते हो लॉग की पावर की प्रॉपर्टी लगा के, या फिर यहाँ पे जैसे कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि ये 5 तो 5 है ना, प्लस यहाँ पे आप 5/2 को कॉमन निकाल सकते हो, 5/2 लगभग सब में से कॉमन आ जाएगा, ये बन जाएगा log 3 माइनस यहाँ से 5/2 कॉमन निकालोगे, 45 इसमें से कॉमन निकालोगे 5/2, तो यहाँ बच जाएगा 9, क्योंकि ऊपर से 5 कॉमन आ गया, 9 × 5 = 45, 9 बच जाएगा, नीचे से 2 कॉमन आ गया तो log 5 बच गया, ठीक है ना। माइनस में ये 5/2 कॉमन आ गया तो log 2 बच गया, ठीक है ना, और यहाँ पे बच जाएगा प्लस का 9 log 4, ये आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। ये बच जाएगा आपका 5 प्लस 5/2 प्लस में क्या बच जाएगा, अब लॉग की प्रॉपर्टी 3 और 2 में लग जाएगी तो log 3/2 आ जाएगा, और माइनस में इन दोनों में से जो 9 log 5 है उसमें से आपको 9 कॉमन लेना पड़ेगा पहले, ठीक है ना।
उसने उसको वो रखा है 9 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा आपका लॉग 5/4 आ जाएगा। समझ गए, क्योंकि मैं 9 कॉमन लूँगा माइनस, इसमें 9 कॉमन ले लो तो माइनस का 9 यहाँ बचेगा लॉग 5 माइनस का लॉग 4 बचेगा। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। ये हो जाएगा 5, किताब से आंसर मैच कर तो रहा है मेरा। 5/2 ये हो जाएगा आपको लॉग 3/2 माइनस में 9, ये हो जाएगा कुल लॉग 5/4, ठीक है ना। अब किताब के आंसर में ना ये जो है ये माइनस में, ये माइनस में और ये आगे पीछे, अगर इसको आप आगे पीछे करके माइनस कॉमन निकालोगे तो ये बाहर माइनस आके इसको माइनस कर देगा और फिर वो आपका आंसर बिल्कुल किताब के आंसर से मैच कर जाएगा। मतलब ठीक है, मैच कर रहा है मेरा किताब से, ठीक है ना आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 दे रखा है, इसके अंदर अगेन जो फंक्शन दे रखा है वो थोड़ा सा ग्राफ बनाने के लिए थोड़ा मुश्किल है, ग्राफ नहीं बना सकते, लेकिन होगा कुछ इसका कुछ ग्राफ होगा इसका, और उस ग्राफ में 0 से लेकर π/4 जो होगा उसमें कुछ बीच में कुछ एरिया आएगा, वो एरिया निकालने को कहा जा रहा है, ठीक है ना। इंटीग्रेशन निकालना मुश्किल नहीं है, इंटीग्रेशन आप आराम से निकाल सकते हो। जब आप इंटीग्रेशन निकालोगे तो 2sec² का जब आप निकालोगे, ये प्लस में है तो प्लस में अलग अलग इंटीग्रेशन हो जाएगा, इसका अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग, इसका इंटीग्रेशन अलग और इसका इंटीग्रेशन अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। और इंटीग्रेशन जब आप निकालोगे तो 2sec² में 2 बाहर रख देंगे, sec² का आ जाएगा 10x, ठीक है ना। और हम बोलेंगे प्लस x³ का आ जाएगा x⁴/4 प्लस 2 का आ जाएगा 2x, समझ गए। और इसमें हम सीधा लिमिट डाल दें तो π/4 and 0, सो π/4 पहले डाल दूँ, सो 10 π/4 डायरेक्ट हमें पता है 1 आ जाएगा, ठीक है ना। और माइनस में π/4, सॉरी माइनस का डाल रहा हूँ तो पहले पूरा π/4 डालेगा, π/4 की पावर 4, पाई की पावर 4 बटे में 4 की पावर 4 होगा, समझ में आ रहा होगा आपको ना। 4 की पावर 4, 4 की पावर 4 कितना बनेगा, 4 चौक 16, 16 इंटू 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, 256, फिर वो 256 जो होगा वो भी 4 से मल्टीप्लाई होगा क्योंकि नीचे एक और 4 है, तो 4 4 पंजे 20, 4 24 की 4 2, हाथ से करना, आपको कैलकुलेटर अलाउड नहीं है, कैलकुलेटर से सारी कैलकुलेशन मत करने बैठ जाना, बगल में फ़ोन लेके बैठ के कैलकुलेटर से कैलकुलेशंस कर रही वो मत करना, हाथ से करना, एग्जाम में हाथ से ही करना पड़ेगा, ठीक है ना। 20 2 22 के 2 हाथ से लगे 2, 4 दूनी 8, 9 10, 2x के अंदर जब π/4 डाल देंगे तो वो आपको बन जाएगा π/2 बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये तो हमने अपर लिमिट डाल दिया, माइनस में जब लोअर लिमिट डालेंगे तो जब आप ये 0 यहाँ पे डालोगे, मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, एग्जाम में जब जाओगे तो अच्छे से डाल के दिखाना अच्छे से, ठीक है ना। वो 0 डाल के अच्छे से करके दिखाना, मैं भी थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे पता है जब मैं 0 डालूंगा 10 के अंदर तो 10 0 का वैल्यू 0 आएगा, 10 की वैल्यू 0 पे 0 होता है, ठीक है ना। 2 इंटू 0 0 बन जाएगा, यहाँ पे 0 डालूंगा तो ये भी 0 आ जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 0 डालूंगा ये भी 0 आ जाएगा, तो मतलब मोटा मोटा इसका आंसर 0 आएगा, ठीक है ना। तो मेरा बस ये आंसर बच रहा है 2 प्लस पाई की पावर 4 1024 प्लस π/2 बच रहा है मेरा। तो क्वेश्चन नंबर 17 पाई के π/2, हाँ यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 दे रखा है, इंटीग्रेशन डेफिनेट इंटीग्रल निकाल के दिखाना है, sin² x/2 माइनस cos² x/2 का डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है 0 से पाई तक। अब इसमें आप क्या करो, ट्रिग्नोमेट्री की प्रॉपर्टीज़ लगा लो। ट्रिग्नोमेट्री के जब क्वेश्चन आते हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल होती है, ठीक है ना। यहाँ पे अभी जो मेरा दिमाग चल रहा है, तो मेरा दिमाग क्या चल रहा है यार, इसमें ना मतलब बहुत बहुत चीज़ें पॉसिबल है, वैसे तो बहुत कुछ किया जा सकता है। एक स्क्वायर लगा हुआ है, ठीक है ना। सो ए पे स्क्वायर माइनस बी पे स्क्वायर, तो मतलब a + b - b कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी जो मेरा दिमाग चल रहा है, मेरा दिमाग ये कह रहा है कि आप क्या करो, इसमें ये कर लो, माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लो तो ये बन जाएगा आपका cos² x/2 माइनस में sin² x/2, ये बन जाएगा, ठीक है ना। और ये फॉर्मूला होता है आपका cos2x का। अगर आप ये करोगे ना, cos x को जानबूझ के लिखोगे cos और 2 × x/2, मतलब ये cos 2 थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। और फिर उसका अगर आप फार्मूला खोलेंगे तो उसके 4 फार्मूलाज होते हैं, उसमें से एक फार्मूला ये होता है cos² x/2 माइनस में sin² x/2, ये फार्मूला बनेगा। तो उसकी समझिए ना, तो इसकी जगह पे अब मैं ये रिप्लेस कर सकता हूँ, जो कि बेसिकली ये हुआ। तो मतलब पहले मैं इसकी जगह पे लिख दूंगा, मतलब समझ गए ना कि इसको मैं आई बोल दूंगा, और मैं पहले बोल दूंगा कि मैं पहले इनडेफिनेट इंटीग्रल करके दिखा रहा हूँ पहले, ठीक है ना। सो मैं कह दूंगा कि इसका इंटीग्रेशन कर रहा हूँ मैं पहले,
और माइनस में ये बन जाएगा क्या बोलते हैं cos 2x/2 dx, ठीक है ना। और ये बन जाएगा माइनस में इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो ये बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाइड हो गया फिर तो। हाँ ये बेस्ट तरीका मेरे हिसाब से, भी मेरे हिसाब से ये बेस्ट तरीका है। ठीक है कर लो इससे। माइनस में ये हो जाएगा आपका sin x, ठीक है ये बेस्ट है, ठीक है ना। और फिर इसके अंदर आप क्या करो, लिमिट्स डाल दो अपनी आई की वैल्यू निकालने के लिए। इसमें लिमिट डालूंगा तो पहले डालेगा पाई, तो माइनस में साइन पाई, फिर माइनस में लोअर लिमिट तो माइनस में साइन ज़ीरो। साइन पाई का वैल्यू ज़ीरो माइनस ज़ीरो तो ज़ीरो ही आ गया, इसका आंसर तो 18 रहेगा, ज़ीरो ही आ रहा है। ठीक है सही आंसर, समझ में आ गया आपको, उम्मीद लगा रहा हूँ, ठीक है ना। 19वां दे रहा है, कह रहा है यार इंटीग्रेशन कह रहा है 0 से लेकर 2 करना है 6x+3 डिवाइडेड बाय x² + 4 dx, ठीक है ना। तो नीचे ऊपर एक लीनियर है, नीचे क्वाड्रेटिक है, ठीक है ना। सो वही करो, इसमें तो पूरा होगा नहीं, ये भी पूरा नहीं होगा, नीचे वो x वाला टर्म नहीं आया, मतलब नॉर्मल है तो इसको अलग अलग करके कर लो, ठीक है ना। तो इसको आई बोल दो, इसको वैसे करके करो 6x में आपका x² + 4 अलग हो जाएगा, प्लस में 3 में x² + 4 अलग हो जाएगा, ठीक है ना। और इसका इंटीग्रेशन अलग dx, इसका इंटीग्रेशन अलग dx, ठीक है। और हम बोलेंगे भाई इसमें मैं इसको पुट कर दूंगा x² + 4 को t पुट कर दूंगा। सो ये 2x dx = dt हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे बचेगा आपका 3 इंटीग्रेशन ऑफ dt में t। और यहाँ पे मुझे करना पड़ेगा, इस 3 को बाहर रखना पड़ेगा इंटीग्रेशन के, और ये बचेगा 1 में x² प्लस में 2² dx, ठीक है ना। तो यहाँ पे tan इनवर्स का वो मतलब वो 6 फॉर्मूला जो बताए थे 1 वाले वो अप्लाई होंगे। तो ये बनेगा 3, ठीक है। तो ये तो बन जाएगा 3 लॉग मॉड के अंदर t, ठीक है, प्लस ये बन जा रहा है 3 1 में a tan इनवर्स x में a, ठीक है। सो 3 1 में 2 tan इनवर्स x में 2। तो ये पूरा आंसर आपका बन रहा है 3 लॉग मॉड के अंदर x² + 4 प्लस, ठीक है, 3/2 tan इनवर्स x में 2, ठीक है। अब मैं अपने आई का जो वैल्यू निकालूंगा, जिसमें मुझे वो वैल्यूज डालनी, तो 2 डालना है और 0 डालना है, ठीक है ना। तो पहले 2 डाल देते हैं, तो 2 डालूंगा तो हो जाएगा 3 लॉग 2 का स्क्वायर 4 और 4 + 4 8 बन जाएगा, तो लॉग 8, ठीक है ना। मॉड हटा दें क्योंकि अंदर से वो +8 आ गया, ठीक है ना। प्लस में 3 2 tan इनवर्स 2/2, तो वो tan इनवर्स 1 बनेगा और tan की वैल्यू 145 पाएगी, तो पूरा आंसर अंदर से वो 45 निकाल के दे देगा π/4, ठीक है ना। माइनस में लोअर लिमिट, मैं चीज़ें डायरेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि अब 12वीं के बच्चों इतना तो समझ जाओगे मैंने कैसे कैलकुलेशन करा, ठीक है ना। माइनस में लोअर लिमिट विच वॉज 0, ठीक है ना। तो ये बनेगा 3 log 4 प्लस 3/2, क्योंकि वो x0 हो जाएगा तो बस 4 बचा करेंगे ना। 3/2 tan की वैल्यू 0, सो 0 जाएगा तो tan की वैल्यू 0 पे 0 आएगी, तो वो पूरा 0 बनेगा, तो हाँ ये पूरा 0 हो जाएगा, तो भूल जाओ, ये बच रहा है बस, ठीक है ना। सो बन रहा है 3 log 8 प्लस 3π/8 माइनस में 3 log 4। इनमें से 3 कॉमन ले लूँगा लॉग वालों में से, उम्मीद लगा रहा हूँ उसने पीछे ऐसा ही करा होगा, क्योंकि यार चेक कर लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहा हूँ मैं, ये 19वां लिया है, 3 कॉमन लिया है, ठीक है ना। तो उसने तो हो सकता है क्योंकि 3 कॉमन ले लेंगे, से बचेगा आपका log 8 माइनस में log 4 और प्लस में 3π/8 से आपका बचेगा 3 लॉग की प्रॉपर्टी लॉग 8/4 हो जाएगा, जो कि फिर लॉग 2 बचेगा, ठीक है ना। तो ये है ना उसका आंसर 3 log 2 और प्लस में 3π/8, ये आंसर है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। इतनी ज़्यादा हम इंडेफिनेट इंटीग्रल के क्वेश्चन कर लेते हैं, मतलब पीछे जो हमने वो एक्सरसाइज के 7.1 2 3 4 कि यहाँ पे जो हमें आंसर निकालते हैं तो बार बार
आदत लग चुकी है कि प्लस ही लगाने का मन करता, प्लस ही एकदम से आंसर, मतलब जो मैं आंसर लिख रहा हूँ ना, आंसर लिखने की जगह मन करता प्लस ही लगाना है, एक प्लस ही लगाने की वो है, तो वो मतलब गलती से ही मत लगा देना, ठीक है ना। वो आदत रह जाती है कि यार प्लस ही लगाना होता है एंड में आंसर आने के बाद, तो डेफिनेटिकल में नहीं लगाना होता, तो गलती से मत लगा देना। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 19वां 20वां क्या, इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1, ठीक है। एक्स टू द पावर एक्स प्लस साइन पाई एक्स बाय 4, जिसको आप पाई बाय 4x कह सकते हो, समझ गए ना। जैसे हम साइन लिखते हैं साइन 2x, ठीक है ना। सो एक नंबर इंटू में एक्स, तो ये पाई बाय 4 इज अ नंबर जो एक्स से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ज़्यादा इजीली समझ में आएगा आपको फिर, ठीक है ना। सो ऐसे करो इसको dx, ठीक है ना। ठीक है, अब इसका आपको इंटीग्रेशन निकालना है, आई बोलो इसको, ठीक है ना। इंटीग्रेशन पहले इजीली निकालो। सो इंटीग्रेशन हम करेंगे एक्स टू द पावर एक्स का अलग करेंगे dx, ठीक है, और प्लस इंटीग्रेशन साइन पाई बाय 4x का अलग करेंगे, ठीक है ना। इसका तो करेंगे तो बाय पार्ट लगाना पड़ेगा एक्स इसका, ठीक है ना। तो फर्स्ट फंक्शन है इस इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन जो कि ये आ जाएगा माइनस में इंटीग्रेशन के अंदर डेरिवेटिव फर्स्ट फंक्शन जो कि बना जाएगा इंटीग्रेशन सेकंड फंक्शन ये आ जाएगा। एग्जाम में ऐसा मत करना, एग्जाम में पूरा फॉर्मूला लिख के दिखाना, पूरा फॉर्मूला, ठीक है ना। अभी तो मैं सीधे आंसर ही लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना, टाइम बचाने के लिए थोड़ा सा। प्लस फिर हम बोलेंगे इसका जब करेंगे तो जब मैं साइन 2x का करता था तो आंसर क्या आता था, cos 2x डिवाइड बाई 2 माइनस में, तो अभी क्या आएगा, माइनस में cos पाई बाई 4x डिवाइड बाई पाई बाई 4, समझ गए ना। वही सेम 2 के साथ जैसा होता था वैसे पाई बाई 4 के साथ, समझ गए। उसके बाद ये आ गया आपका x टू द पावर x माइनस टू द पावर x माइनस में 4 बाई पाई, समझ गए, cos पाई बाई 4x, ठीक है। एंड दिस इज द आंसर। अब इसके अंदर आप लिमिट डाल दो तो आपका एक आंसर आ जाएगा। अब लिमिट थी आपकी पहले 1 डालना है, सो 1 डालूंगा, x की जगह पे 1, e की जगह पे 1, तो ये हो जाएगा e की पावर 1 माइनस में e की पावर 1 माइनस में 4 बाई पाई कॉस पाई बाई 4, उसकी जगह पे 1 तो कॉस पाई बाई 4 बचेगा, ठीक है ना। फिर माइनस में 0 डालेंगे तो 0 जैसे यहाँ पे डलेगा तो ये 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये तो क्योंकि 0 से सब मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, इसकी जगह पे 0 डलेगा तो किसी भी नंबर की पावर 0 1 बनता है, ठीक है ना। सो ये जनरेट होगा -1, ठीक है ना, माइनस में 4 बाई पाई कॉस, अच्छा ठीक है, वो अच्छा मिट गया, वो मैं लिखा था क्योंकि ये 0 डलेगा तो ये पूरा 0 बन जाएगा, तो कॉस 0 का वैल्यू बना जाएगा, मतलब लिख दो पहले कॉस 0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये आ जाएगा आपका ठीक है, ये कट जाएगा, ठीक है। आपका आंसर बच गया माइनस का 4 बाई पाई, कॉस पाई बाई 4 का आंसर लिख दो, कॉस पाई बाई 4 का आंसर 1/√2, ठीक है ना। एंड माइनस में वो प्लस का 1 हो जाएगा और प्लस का 4/पाई हो जाएगा, कॉस की 0 पे आंसर 1 होता है, ठीक है ना। सो मेरा पूरा जो आंसर आएगा 4 बाई पाई आगे लिख दो, ठीक है ना, 4/पाई प्लस 1, माइनस वाले को पीछे लिख दो, माइनस में क्या है इस वाले को से, ये रूट को मुझे रैशनलाइज करना पड़ेगा, ये रूट 2 है ना, इसको रैशनलाइज करना पड़ेगा। इस 4 को लिख सकता हूँ, क्या बोलते हैं, 2 × 2, ठीक है ना, और एक 2 को लिख दूंगा √2 × √2, तो एक 2 से रूट कर जाएगा तो ऊपर बचेगा 2√2, मतलब समझते हो इन चीज़ों को, मैं समझाने के लिए थोड़ा वैसे बता दिया। सो बचेगा आपका 2√2 बट्टे में पाई। 2 MCQ दे रखे 21वां और 22वां। 21वां आप आराम से कर सकते हो क्योंकि वो 1 प्लस में x² दे रखा है, इस x² को आप आगे समझ लो, 1 को पीछे समझ लो, तो वो x² + 1² वो tan इनवर्स x बनेगा, समझ गए ना, वो तो डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है। सो ये आएगा tan इनवर्स x, ठीक है ना। और इसके अंदर आप जब आप ये √3 डालो 1 डालो तो √3 tan इनवर्स में tan पे कब आता है वो tan इनवर्स में डाल के कट पिटा के, सो √3 आता है आपका 60 पे जो कि बनेगा π/3, ठीक है ना, माइनस में 1 आता है π/4 पे, ठीक है ना। और उसमें से मतलब इसमें बेस सेम करना पड़ेगा, सो क्रॉस मल्टीप्लाई तो 4π - 3π पाई डिवाइड बाय 12, डी ऑप्शन, ठीक है ना। और इसको थोड़ा सा करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा कब dx बटे में 2 का x वाले को आगे लिख लो, ठीक है ना, जो प्लस में तो आगे उसको मैं लिख दूँ तो आ जाएगा 3x का होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है ना, प्लस में
टू का स्क्वायर, ठीक है ना। इस 3x को मैं टी पुट कर लूँगा तो वो सब हो जाएगा। सो बेसिकली वही वही बनेगा टी स्क्वायर प्लस में वो, तो टेन इनवर्स वाला ही बनेगा, ठीक है ना। सो मेरा आंसर आएगा टेन इनवर्स 1 में, पहले तो ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन में, तो ये एक्स बटे में ए ही आएगा। आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। और इसके अंदर आपको लिमिट डालनी है 2/3 और 0। तो पहले मैं 2/3 डालूँ, तो 2/3 डालूंगा तो 1/2 टेन इनवर्स 2/3, 2/3 से 3 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। और इसका आएगा 1/2 45, ठीक है, जो कि फिर π/8 बन जाएगा, मतलब ये तो बन रहा है π/8, ठीक है ना। अपर लिमिट माइनस में लोअर लिमिट का जो आंसर बनेगा 0 डालूंगा। सो 1/2 0 डलेगा तो ये 0 यहाँ डलते पूरे को 0 कर देगा, मतलब 3/2 एक्स के साथ वो पूरा 0 हो जाएगा, मतलब ये 0 देगा, ठीक है ना। तो ये -0 π/8, π/8 तो ऑप्शन में नहीं है, कुछ मिस्टेक किया, कुछ मिस्टेक किया, पक्की बात है। हाँ मिस्टेक किया। एक चीज़ हमने मतलब जो जल्दबाजी में किया कि जो 3 को हम भूल गए कि, ठीक है ना, जब इस 3 को हम टी पुट करेंगे तो वो क्या बोलते हैं डी एक्स इक्वल टू वो 1/3 आएगा करते समय, वो पूरा इंटीग्रेशन, यार यही होता है जल्दबाजी में करने में। सो इंटीग्रेशन जब मैं पुट करूँगा ना, सो ये मेरा ऐसा आएगा इंटीग्रेशन के अंदर 1/3 का स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर डी टी, ऐसे आएगा। सो 1/3 और होगा इस पूरे आंसर के बाहर ना, इस पूरे आंसर के बाद 1/3 और होगा। सो वो π/8 में 8 से 24, सी ऑप्शन। तो पहले का है 21 पे का है डी, और उसका हाँ ठीक है, दोनों आंसर ठीक आ रहे हैं। इसके बाद किताब के अंदर एक टॉपिक पढ़ा रखा है वैल्यूएशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल बाय सब्स्टिट्यूशन। ये टॉपिक क्या है उसको मैं समझाता हूँ। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल ले रखा है, इंटीग्रेशन ऑफ cos टू एक्स इंटीग्रेशन करना है आपको, इसका डेफिनेट इंटीग्रल निकालना है 0 से π/2 तक, ठीक है ना। जब हम इसका सब्स्टिट्यूशन मेथड से वो करेंगे, क्या बोलते हैं, इंटीग्रेशन करेंगे, सो हम इसको 2x को टी पुट कर देंगे, ठीक है ना। मैंने आपको जब सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ाया था तो मैंने आपको बोला था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड, जब मैंने आपको समझाया था कि सब्स्टिट्यूशन मेथड बेसिकली काम कैसे करता है, उसकी बेसिकली पीछे वर्किंग कैसे, उसके पीछे लॉजिक क्या है, तो मैंने आपको बोला था मैंने आपको बताया था कि ये वह फंक्शन जो है ये हाइट का काम करता है, और ये जो dx है ये विड्थ का काम करती है। जो हमारी जो ग्राफ, जो भी हमारा कुछ ग्राफ जाएगा उसके अंदर जब हम वो रेक्टेंगल्स बनाते हैं, तो रेक्टेंगल्स बनाते हैं तो रेक्टेंगल का जो हाइट होता है वो फंक्शन से निकलता है, और जो dx होता है वो छोटी छोटी विड्थ्स के बारे में बात करता है। तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई थी, ठीक ना। तो मैंने बोला था कि ये है ये हाइट का काम करता है, h का हाइट का काम करता है, ठीक है ना, और ये जो होती है ये विड्थ का काम करती है। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। अब मैंने आपको बोला था कि जब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाते हैं तो हम अपने ये जैसे 2x को टी पुट कर देते हैं, हम कह देते हैं कि हम पुट कर रहे हैं भाई जो 2x है इसको हम टी पुट कर रहे हैं, ठीक है ना। सो हम बोलते हैं 2x को हम टी पुट कर रहे हैं, तो हमारा जो नया इंटीग्रेशन आ जाता है वो आ जाता है cos t। तो मैंने आपको बोला था कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूँ, अपने cos 2x को cos t बना दे रहा हूँ, तो बेसिकली मैंने तो अपनी हाइट से चेंज कर दी, ना, वो जो समझ गए ना। तो मैंने आपको बोला था अगर आपका एक रेक्टेंगल है, आपके पास एक रेक्टेंगल है जिसकी कुछ हाइट है और जिसकी कुछ विड्थ है, और जिसकी हाइट एंड विड्थ के साथ कुछ एरिया है, तो मैंने आपको बोला था अगर आप उस रेक्टेंगल का हाइट चेंज करते हो, जैसे आप उसकी हाफ द हाइट कर देते हो, आधी हाइट कर देते हो, मतलब उस रेक्टेंगल की आधी रेक्टेंगल हाइट आधी कर देते हो, ठीक है ना, आधी हाइट का एक रेक्टेंगल बनाते हो। तो मैंने बोला था कि क्या आपको विड्थ भी चेंज करना पड़ेगा अगर आपको द सेम एरिया चाहिए, वही सेम एरिया चाहिए या वही सेम आंसर चाहिए, आप ऐसे कह सकते हो। तो हमने बात किया था हाँ चेंज करना पड़ेगा, विड्थ को भी चेंज करना पड़ेगा। अगर आपने हाइट को जैसे आधा कर दिया तो विड्थ को आपको डबल करना पड़ेगा इफ़ यू वांट टू हैव द सेम एरिया। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। तो मैंने इन सब चीज़ों पे आपके साथ डिस्कशन किया था, मतलब ये तो ज़्यादा ही कर दिया मैंने, विड्थ को जैसे मतलब डबल करना पड़ेगा कुछ, ठीक है ना। देन यू विल हैव द सेम एरिया, मतलब अगर आप हाइट्स को चेंज करते हो देन यू हैव टू चेंज द विड्थ्स ऑल्सो, और हाइट चेंज करना विड्थ को भी चेंज करना पड़ेगा और अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा। जितनी हाइट चेंज करिए उस हिसाब से विड्थ चेंज होगी। अगर जैसे हाइट आधी कर तो विड्थ डबल होगी,
हाइट जैसे आपने मान लो समझ गए ना, 1/4 मतलब 4 गुनी कम कर दी तो वो 4 गुनी ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी विड्थ, अकॉर्डिंगली चेंज होगा। हाइट में जिस हिसाब से चेंज आ रहा है उस हिसाब से विड्थ में चेंजेस हो गए, सही है ना, हाइट के हिसाब से विड्थ में चेंजेस हो गए। अब आपको बात समझ में आ रहा होगा, ठीक है। मैंने सब्स्टिट्यूशन के जब वीडियोस बनाई थी तब पढ़ाया था, तो मैं उसको एक बार हल्का सा रिकॉल करवा रहा हूँ। सो हम बोलते हैं कि भाई अगर मतलब जैसे यहाँ पे मैं इसकी हाइट्स को मैं चेंज करूँ, मैं cos 2x जो मेरी हाइट्स देता था उसको मैंने cos t करके हाइट्स चेंज कर दिया, तो मुझे विड्थ भी चेंज करना पड़ेगा। तो जो dx जो विड्थ होता था इसको हम चेंज करके, इसको भी हम चेंज करके dx को dt में कन्वर्ट करते थे। तो ये लॉजिक है कि हम कैसे सब्स्टिट्यूशन में वो चीज़ों को क्यों चेंज कर दिया जाता है और स्टिल वो आंसर सेम देता है, क्योंकि हम हाइट चेंज कर रहे हैं और हाइट के साथ साथ हम विड्थ को भी चेंज कर रहे हैं और अकॉर्डिंगली चेंज करते हैं। हम जो हाइट्स में हम चेंजेस लाए हैं उसी से विड्थ के चेंजेस निकालते हैं, dt वहीं से निकालते हैं कि इतना हाइट को हमने अगर ये 2x को t कर दिया है, हाइट में हिसाब से चेंजेस करें तो इसके हिसाब से dx इज इक्वल टू कितना dt हुआ, तो विड्थ में चेंजेस कितना हो उस हाइट के चेंजेस के हिसाब से विड्थ में चेंजेस कैलकुलेट करके यहाँ डालते हैं। तो हाइट में जितने हम चेंजेस करें उस हिसाब से हम विड्थ में चेंज करके यहाँ पे डाल रहे हैं। और हम अब इसकी कैलकुलेशन करोगे, इसकी कैलकुलेशन वी विल हैव द सेम एरिया, वी विल हैव द सेम आंसर। अब आपको थोड़ा सा लॉजिक समझ में आ रहा होगा, मैंने इसको और अच्छे से मतलब सब्स्टिट्यूशन की वीडियो में समझाया था, लेकिन अभी इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। तो ठीक है, अभी आगे बढ़ें तो हम बोलते हैं यहाँ पे हमारा आ जाता है कि 2dx इक्वल टू dt आ जाता है, ठीक है। और जिसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे एलैबोरेट सॉल्व करके लिख दूँ, सो हमारा हो जाता है दैट dx इक्वल टू dt डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो विच मीन्स दैट आपका जो अगर आप हाइट को मतलब इस हिसाब से चेंज करें तो आपकी जो नई विड्थ होगी दैट विल बी द हाफ ऑफ द ओल्ड विड्थ, मतलब समझ गए ना, dx विल बी dt डिवाइड बाई 2। इसका मतलब क्या बनेगा, dx इक्वल टू dt डिवाइड बाई 2 मतलब बनेगा कि dx बड़ा है कि dt बड़ा है, dx इक्वल टू dt डिवाइड बाई 2, dt का हाफ है, हाँ dt बड़ा है, dt बड़ा है, इसका मतलब है dt बड़ा है। मतलब वो थोड़ा मैं थोड़ा सा बेसिक वाली बातें ना थोड़ी सी दिमाग से उतर जाती है, मतलब हायर लेवल पे जैसे थोड़ी कोई बड़ी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम, तो वो बेसिक बातों पर दिमाग ही उतर जाता है। तो इसका मतलब बेसिकली है कि dt, इसका मतलब है 2dx इक्वल dt का मतलब है dt इज डबल द साइज ऑफ द क्या बोलते हैं, dt इज़ द डबल साइज ऑफ dx। तो जो ओल्ड विड्थ थी हमारे को डबल विड्थ बनानी पड़ेगी उसकी। अगर आप हाइट्स को 2x से t कर देते हो, समझे, 2x से t कर देने में जैसे 2x से x कर दिया तो आपको विड्थ डबल करना पड़ेगा, इसको आधा कर दिया उसको डबल करना पड़ेगा, देन यू विल हैव द सेम एरिया। सो आई थोड़े से आपको लॉजिक्स बैठ रहे होंगे यहाँ पे, ठीक है ना। बाकी आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम करेंगे तो ये आ जाता है क्या बोलते हैं dt एंड बेसिकली उस हाफ को हम बाहर कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो नंबर है वो बाहर हो जाता है इंटीग्रेशन के लॉजिक्स। एंड फिर हम बोलते हैं इसको हम निकाल लेते हैं हाफ, इसका आंसर आ जाता है हमारा क्या बोलते हैं sin t, ठीक है ना। अभी हम सी वगैरह नहीं लगाएंगे क्योंकि हम डेफिनेट निकल कर रहे हैं, ठीक है, सब बोलेंगे, ठीक है। अब हमारे पास जो क्या बोलते हैं डेफिनेट जब करना है तो हमारे पास वो लिमिट्स है जिनको हमारे को डालना है, ठीक है ना। सो यहाँ पे हमारे पास दो तरीके हैं। एक तरीका तो ये है कि मैं यहाँ पे इसको ऐसे करूँ कि एक तरीका ये है कि मैं साइन के पहले तो वो क्या बोलते हैं टी में वो खोलूँ वापस, जो कम कम नॉर्मली करते हैं कि साइन व्हाट्स द टी 2x, ठीक है ना, और फिर उसमें लिमिट्स डालूँ। सो लिमिट वॉज 0 to π/2, ठीक है ना। सो ये आपका फिर आंसर आ जाएगा, जो भी आपका आंसर आएगा उसको आप कैलकुलेट कर सकते हो, क्या आंसर आएगा उसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना। हाफ ये आ जाएगा आपका साइन π/2 π/4, सो 1/√2, ठीक है, माइनस में जब 0 डलेगा तो 0 आ जाएगा, तो इट्स 1/2√2, ठीक है, इतना आंसर आ रहा है। आई होप मैंने गलती नहीं करा, 0, हाँ ठीक है, ठीक ही आंसर आ रहा है, ठीक है ना। तो आई आपको आंसर समझ में आया होगा। लेकिन हमारे पास एक तरीका और होता है और हम उस तरीके को फॉलो करते हैं, हम इस तरीके को फॉलो नहीं करते, हम उस अप्रोच पे जाते हैं। इसलिए मैं थोड़ा सा बड़ा एरो मार के बनाया उसको, फिर मैं बाद में काटने वाला था, तो ये हम ये फॉलो नहीं करते, हम इंस्टेड ये वाला अप्रोच फॉलो करते हैं, हम ये नीचे ऐसे जाते हैं। हम क्या करते हैं, बोलते हैं देखो यार आपने ऊपर ये बोला दैट 2x इक्वल टू 2a, 2x इक्वल टू t है, तो बोलते हैं एज 2x इक्वल टू t है, क्योंकि 2x की इक्वल टू t है, तो हम बोलते हैं सो व्हेन, मैं ऐसे लिखता हूँ, किताब थोड़ा अलग लिखती है, तो मैं बोलता हूँ सो व्हेन x इक्वल टू, जब x इक्वल टू π/2 होगा, जब x की वैल्यू π/2 होगी, तो t की वैल्यू कितनी होगी, 2x इक्वल टू t है और 2x के इक्वल टू t है, तो जब x की वैल्यू π/2 है तो हम t की वैल्यू तो पता लगा ही सकते हैं कितनी होगी,
अब ले उसकी वैल्यू हो जाएगी आपकी, क्या बोलते हैं, ऐसे कॉमा डाल के निकाल देते हैं, टी की वैल्यू हो जाएगी π/2, आप डालोगे तो हो जाएगी पाई। अब आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है ना। और बोलेंगे क्या बोलते हैं, अगर एक्स की वैल्यू क्या बोलते हैं 0 है, समझ ना, वो 0 है, एक्स की वैल्यू अगर 0 है तो बोले तो टी की वैल्यू कितनी, बोले टी की वैल्यू हो जाएगी आपकी, क्या बोलते हैं 0 हो जाएगी। अब आपको समझ में आ रहा होगा। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि हम टी एक्स की लिमिट से टी की लिमिट्स निकाल लेते हैं, समझ गए ना। एक्स की लिमिट्स की वैल्यू से टी की नई लिमिट्स की वैल्यू निकाल लेते हैं और उन टी की लिमिट्स की वैल्यू को टी के आंसर में डाल देते हैं। इससे टी के आंसर को एक्स के आंसर में खोलना और फिर एक्स की लिमिट्स डालना, उसकी जगह टी के आंसर में ही टी की लिमिट्स निकाल के वही वैल्यूज डाल देते हैं। ये है सब्सटीट्यूशन का एक नया तरीका जो डेफिनेट इंटीग्रल में हम लगा लेते हैं, जो किताब आपको सिखाने की बात कर रही है, ठीक है ना। तो हम इसको क्या कर लेते हैं, हम कहते हैं कि भाई देखो क्या बोलते हैं, हाफ साइन टी, इसके अंदर मैं ये वाली लिमिट डाल दूंगा, पाई से 0 से हो जाएगा हाफ साइन पाई माइनस समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज रॉन्ग, यहाँ पे जब मैंने साइन π/2 डालूंगा तो वो पाई से 2 से 2 कट के ये भी 0 आएगा, ये भी 0 आएगा, 0 - 0 दैट 0 π/2 0 0, ठीक है ना। साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, 0, ठीक है, क्योंकि दोनों का आंसर हमेशा सेम आता है। मुझे पहले दिख गया था कि मतलब जैसे यहाँ पे मेरा आंसर 0 आ रहा है, ऊपर अलग आ रहा है, तो मुझे पक्का पता है नहीं इंटीग्रेशन गलत आंसर देगा ही नहीं, दोनों तरीकों से सेम ही देता है। तो इसलिए मैंने ऊपर वाला बोला, मतलब खुद ही चेक करके मेरे को पता लग गया कि हाँ वो कुछ गलती कर दिया मैंने, ठीक है ना। तो हाँ वो 0 है, और यहाँ पे हम लेंगे पाई डालोगे तो साइन पाई का आंसर 0 आएगा और साइन 0 का आंसर भी 0 आएगा, तो 0 - 0 दैट इक्वल्स 0। तो मतलब दोनों तरीकों से आपका आंसर सेम ही आता है। आप ये कर सकते हो, ये एक्स वाला तरीका, मतलब पहले टी में आंसर निकालो सब्स्टिट्यूशन लगा के और फिर टी को वापस एक्स में खोलो, फिर एक्स वाली लिमिट डालो, या वो टी के आंसर को टी में ही रहने दो और एक्स के लिमिट्स को टी की लिमिट्स में चेंज करके और टी के लिमिट्स को टी के आंसर में डाल दो। ये ज़्यादा आपको कन्वीनियंट पड़ता है। अब आपको ये नया तरीका थोड़ा सा समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि थोड़ा सा मतलब बुक में से क्वेश्चन करते हैं, थोड़ा सा बुक में से क्वेश्चन कर लेते हैं। बुक में पहले एग्जाम्पल दे रखा है आपको, एग्जाम्पल नंबर 26 दे रखा है, ठीक है। वो दे रखा है आपको इंटीग्रेशन ऑफ -1 to 1 कहती है 5x⁴ x⁵ + 1 dx, ठीक है ना। सो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे देखो भाई इसको पहले इसको आई बोल दो, ठीक है ना। हम बोलेंगे पुट x⁵ + 1 ऑल इक्वल टू टी, ठीक है ना। सो हो जाएगा 5x⁴ dx इक्वल टू dt, ठीक है ना। और फिर हम लोग हटा देगा तो हो जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर √t dt, ठीक है ना। एंड इसका जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा आपका क्या बोलते हैं 2/3 t⁵ 3/2, ठीक है ना। अब बोलेंगे ये जो आंसर आ चुका है, इसमें मेरे पास अब एक ऑप्शन है जो किताब यहाँ करके दिखाती है कि आप इस t को x में खोल लो और फिर x वाली लिमिट डाल लो 1 n - 1। पीछे किताब ऑल्टरनेट मेथड ये वाला ऊपर वाला करके दिखाती है, जिसको आपको फॉलो करना है, जो मैंने यहाँ पे बात किया। एक किताब ये वाला तरीका एक्स में खोल देना वो करके दिखा रही है पहले, और ऑल्टरनेट मेथड भी करके दिखा रही है, कहते हैं आप वो डायरेक्ट टी वाला भी कर सकते हो। तो हम टी वाला यूज़ करेंगे, हम बोलेंगे देखो x⁵ 5 + 1 ऑल इक्वल टू टी है। सो बोलेंगे सो व्हेन x = 1 होगा तो t = 2 होगा, क्योंकि 1⁵ 1 + 1 t2 बन जाएगा तब। और जब x = -1 होगा तो t की वैल्यू 0 हो जाएगी, क्योंकि -1⁵ -1 बनेगा +1 0 हो जाएगा, तो t 0 हो जाएगा जब x वो होगा, ठीक है ना। तो हम कह सकते हैं कि भाई इसका जो आंसर बनेगा वो बनेगा 2/3, नंबर बाहर रख देंगे एंड टी का आंसर यहाँ पे मैं थोड़ा सा एक मैंने क्या वो कर दिया है कि मुझे ये वाला काम इसके नीचे करना है, ठीक है ना, समझ गए ना। इसके नीचे करना चाहिए वैसे, पर मैं उसका साइड में कर दे रहा हूँ। एग्जाम में मतलब उसके नीचे करना, पहले ये लिखना फिर उसके लिए करना फिर उसके नीचे करना, जिसमें मैंने यहाँ करा पहले मैंने ये लिखा फिर उसके नीचे लिखा फिर उसके नीचे, क्योंकि पहले आप लिमिट वाली बात बताओगे फिर उसके नीचे उस लिमिट्स के बाद वो आंसर्स डालोगे, तो ऐसे करना, ठीक है ना। कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो बोलेंगे टी क्या बोलते हैं, लिख देता हूँ, ठीक है ना, 3/2, इसके अंदर नई लिमिट्स डाल रहा हूँ 2 n 0, ठीक है ना। टी के अंदर लिमिट डाल देंगे 2/3। सो जब मैं इसके अंदर 2 डालूंगा तो
2 की पावर 3/2 और 0 डालूंगा तो 0, तो 2 की पावर 3/2 0 ही बनेगा, तो छोड़ दो उसको, ठीक है ना। तो हो जाएगा 2/3। 2 की पावर 3/2 विच कैन बी रिटन एज 2 की पावर 1 इंटू 2 की पावर हाफ, जो कि 2/3/2 बनेगा, विच इज 4√2 डिवाइड बाई 3 आंसर। आपको समझ में आ रहा हो, ठीक है ना। एग्जाम्पल नंबर 29, किताब थे कहते इंटीग्रेशन ऑफ 0 to 1 tan इनवर्स x होल थिंग डिवाइडेड बाय 1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx। ये पूरी एक्सरसाइज में सब्सटीट्यूशन होगा, क्योंकि हेडिंग ही सब्सटीट्यूशन की है। सो बाय पार्शियल फ्रैक्शन वगैरह उसमें ज़्यादा मतलब सोचना मत, सब्सटीट्यूशन ही होंगे, एक दूसरे का सब्सटीट्यूशन होगा, ठीक है ना। तो सब्सटीट्यूशन से हो जाएगा, ठीक है। बस वो टी वाला नया पार्ट जो है वो उसको ढंग से करना बस, ठीक है। तो हम बोलेंगे देखो यहाँ पे भी 10 को वो लेट कर लो, तुम बोलेंगे पुट, इसको आई बोल दो, ठीक है ना। पुट यहाँ पे मैं आई करके कर रहा हूँ ना सारा आंसर, मतलब ठीक है। इसको आप बोलेंगे ये मेरा आई का आंसर आ रहा था, ठीक है ना, ये आई का आंसर है। लिमिट डालने के बाद जो करोगे वो आई का आंसर है, मतलब यार ये मैं ज़्यादा जल्दबाजी में करता हूँ, मतलब ठीक है ना। यहाँ तक तो मैं क्या कर रहा हूँ, इंडेफिनिट इंटीग्रल सॉल्व कर रहा हूँ, और जब मैं लिमिट डाल रहा हूँ तो वहाँ पे आपको लिखना है अब ये मेरा आई वाला आंसर आ रहा है। जब मैं लिमिट डाल रहा हूँ तो मेरा आई का आंसर आ रहा है, समझ गए ना। थोड़ा मतलब मैं टाइम बचाने के लिए थोड़ा जल्दबाजी कर दे रहा हूँ, कोई नहीं। अब बोलेंगे यहाँ पे हम बोलेंगे पुट tan इनवर्स x ऑल इक्वल टू टी, से हो जाएगा 1/1 प्लस में एक्स स्क्वायर dx ऑल इक्वल टू dt, ठीक है। थोड़ा ढंग से करते हैं इस वाले को, तो ये हो जाएगा भाई 1, इस dt हो जाएगा सीधा dt बटे में क्या है, उसको टी पुट करा है ना, से हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी dt, ठीक है ना। वो पूरा कंज्यूम हो जाएगा, और हम बोलेंगे इसका आंसर आ जाएगा आपका t² डिवाइडेड बाई 2, ये आ जाएगा, ठीक है ना। सो ये मेरा इसका आंसर आ गया। हम बोलेंगे नाउ आप वो लिमिट्स निकाल लो, बोलेंगे एस tan इनवर्स x ऑल इक्वल टू टी है, सो व्हेन x इक्वल्स टू 1 होगा, सो t इक्वल टू, जब x 1 होगा तो t इनवर्स tan इनवर्स के अंदर 1 पूरा π/4 देगा आपको, ठीक है ना। और जब x इक्वल टू 0 होगा, सो t इक्वल टू 0 डालोगे tan इनवर्स के अंदर तो वो tan की वैल्यू 0 पे 0 होती है, तो t की वैल्यू आपका ओवरऑल 0 आएगा, ठीक है ना। आई आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो हम बोलेंगे सो हम कह सकते हैं आई का जो आंसर हो जाएगा वो इस t²/2 के अंदर ये नई लिमिट्स डाल सकते हैं, विच इज़ π/4 to 0, विच इज़ π/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, माइनस में 0 मतलब 0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 है ऑल दैट, तो छोड़ दो, तो पाई का स्क्वायर डिवाइड बाई 16 एंड 32, पाई स्क्वायर बाई 32। क्वेश्चन क्या है, एक्सरसाइज 7.10। हाँ अरे एक्सरसाइज थोड़ी कर रहा हूँ, तो मैंने एक वो करा है एग्जाम्पल 29 करा है ना ये, तो π²/32, हाँ ये आंसर ठीक मैच कर रहा है। मैं भी क्या एक्सरसाइज पे आंसर देख रहा हूँ। अब करते हैं एक्सरसाइज।